Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir, I am teaching you guys physics. So my dear children, हम लोग डील कर रहे हैं फिजिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर, ये एक पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ने वर्क के बारे में सीखा, एनर्जी के बारे में सीखा, पावर के बारे में सीखा. अब ये सेक्शन के अलावा, वर्क एनर्जी और पावर के अलावा भी इसके अंदर और भी इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर. अब कौन से कॉन्सेप्ट से हम लोग एक एक करके वन बाय वन सीखेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज मोर अबाउट कॉलिजन्स. कॉलिजन का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कॉलिजन बेसिकली क्या होता है, टकराना. टकराते वक्त क्या होता है, टकराने के पहले अगर सर्टेन सेट ऑफ वेलोसिटीज है, टकराने के बाद फिर क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं वन बाय वन. ओके, तो ये जो कॉलिजन है, ये कॉलिजन में भी दो टाइप के कॉलिजन्स होते हैं. एक होता है हेड ऑन कॉलिजन, दूसरा होता है ऑब्लिक कॉलिजन. अब ये हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात हम लोग क्या सीखने वाले हैं यहां पर, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉलिजन. कॉलिजन मतलब क्या होता है? टकराना. ओके, कॉलिजन के अंदर भी सबसे पहला टाइप ऑफ कॉलिजन के बारे में हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट विल बी हेड ऑन कॉलिजन. सो स्पीकिंग अबाउट हेड ऑन कॉलिजन, ये रहा मतलब कॉलिजन का एक टाइप है दैट इज हेड ऑन कॉलिजन. हेड ऑन कॉलिजन मतलब ऐसा सामने सामने आके टकराना, इसको बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन. दैट मीन्स ये जो बॉडी है, ये एक पर्टिकुलर बॉडी है समझ लीजिए, ये दूसरा बॉडी है समझ लीजिए. हो सकता है दोनों बॉडी आपस मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही है, दोनों बॉडी एक के पीछे एक जा रही है, जिसमें पीछे वाले बॉडी का स्पीड ज्यादा होगा. ये दोनों में से कोई भी केसेस हो सकते हैं, लेकिन दोनों अगर आर पार जा रही है मतलब एक दूसरे से एकदम दूर जाने की कोशिश कर रही है तो कॉलिजन नहीं हो सकती. कॉलिजन सिर्फ दो ही केसेस में हो सकती है, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ जानी चाहिए, नहीं तो दोनों सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल करनी चाहिए जिसमें पीछे वाले का स्पीड ज्यादा होना चाहिए आगे वाले से, तब जाके कॉलिजन हो सकता है. ये सिचुएशन पे ये जो कॉलिजन होती है, इन कॉलिजन को हम लोग बुलाते हैं हेड ऑन कॉलिजन, जहां पर ये दोनों आपस में कोलाइड कर सकते हैं. मतलब एक सिंगल समझ लीजिए सिंगल डायमेंशन या सिंगल एक्सिस में जो कॉलिजन होती है उस कॉलिजन को हम लोग बुलाते हैं हेड ऑन कॉलिजन. ओके, अब ये आपस में चलो कोलाइड कर लिया, लेट मी से मतलब ये इनिशियली इसका कुछ तो वेलोसिटी u1 था, इसका वेलोसिटी मे बी u2 था, मतलब ऐसे ट्रैवल कर रहे थे. एंड देन ट्रैवल करने के बाद इन्होंने चलो मान लीजिए आपस में कोलाइड कर लिया. तो कोलाइड करते वक्त क्या बेसिकली कॉलिजन जब होती है हमेशा ये दोनों के सेंटर को जहां पर भी इसका टेंजेंट मतलब स्फीयर काट रही है ना, उसी पॉइंट पर मतलब स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पे मान लेता हूं स्फीयर है करके, स्फीयर के सर्कमफ्रेंस में दोनों के सेंटर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो स्फीयर के सर्कमफ्रेंस में जहां पर वो टच करती है, मतलब ये जो जॉइंट जहां पर टच करती है वो जॉइंट ही आपस में हमेशा टकराती है, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा ही कॉलिजन होती है. ओके तो इन दोनों को कॉमनली अगर एक टैंजेंट बनाया तो उस टैंजेंट को हम लोग बुलाते हैं कॉमन टैंजेंट. एंड जिस लाइन पर उनका सेंटर एंड ये पॉइंट जहां पर कॉलिजन हुआ, इस लाइन को हम लोग बुलाते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को बुलाएंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट. मतलब भाई इंपैक्ट हुआ, कॉलिजन हुआ, तो जिस लाइन पर हुआ है उसको बुलाएंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट. एंड जिस पॉइंट पर कॉलिजन हुआ उस पॉइंट को बुलाएंगे पॉइंट ऑफ इंपैक्ट. तो ऐसे कुछ कुछ नाम आपके दिमाग में होने चाहिए व्हाइल यू आर डीलिंग विद कॉलिजन. नाउ स्पीकिंग अबाउट कॉलिजन, मेजरली हम लोग दो टाइप के कॉलिजन सीखने वाले हैं. ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलिजन, उसका नाम है इलास्टिक कॉलिजन. अब ये इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको. इलास्टिक कॉलिजन का मतलब एक ऐसा कॉलिजन जहां पर दो बॉडीज आपस में कोलाइड हुए, लेकिन कोलाइड होने के बाद उनका एनर्जी बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ, इनको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन. सो हियर एनर्जी of the system
is not lost after collision. मतलब यहां पर उसका एनर्जी लूज नहीं हो रहा है, मतलब प्रीवियसली दोनों का कंबाइंड एनर्जी जितना भी रहा होगा कॉलिजन के पहले जितना था उतना ही होगा कॉलिजन के बाद. ये डिफरेंस होता है, ये होता है मेन एडवांटेज ऑफ इलास्टिक कॉलिजन. ये बेसिकली आइडियल केसेस में होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कहीं पर भी होता नहीं है. ओके हाँ, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हमारे आजू बाजू में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एयर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं करके हम लोग विश्वास रखते हैं. सो इन दिस बिलीव वी अज्यूम दैट ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करती है वो मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कॉलिजन करती है. दैट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन देम. क्योंकि अगर लॉस ऑफ एनर्जी होता तो उनका एनर्जी पूरा हमारे तरफ आ जाता था या फिर कोई और फॉर्मेट में निकलता था, लेकिन वी डोंट सी दैट कि वो कोई और फॉर्मेट में निकल रही है. सो दैट्स व्हाई वी से दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. वी कंसीडर देम टू बी इलास्टिक कॉलिजन. एंड इलास्टिक कॉलिजन में एक और कॉन्सेप्ट है. सी अब यहां पर दिस बॉडी वाज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1, दिस बॉडी वाज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u2. अब u1 का स्पीड, लेट मी से u1 का स्पीड था 10, u2 का स्पीड था 7. ओके सो u1 का इंडिविजुअल स्पीड 10 है, u2 का इंडिविजुअल स्पीड 7 है, लेकिन u1 ने u2 को अप्रोच किया कुछ तो स्पीड से. कितने स्पीड से? 10 और 7 के बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा, रिलेटिव स्पीड. ओके सो इनके बीच में एक रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होती है. सो इनके बीच में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 10 और 7 के केस में इट इज 3. ओके सो इन दिस केस यहां पर देयर इज अ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच. ओके मैं बोलूंगा रिलेटिव स्पीड ऑफ AP करके लिख लेता हूं, समझ जाइए अप्रोच है करके. दैट विल बी नथिंग बट u1 माइनस u2. ओके एंड सिमिलरली आफ्टर कॉलिजन, अभी मान लीजिए ये u1 इस तरफ ट्रैवल कर रही है, u2 भी उसी तरफ ट्रैवल कर रही है. पीछे से आके ये आराम से ट्रैवल कर रहा था, ये स्पीड में ट्रैवल कर रहा था, पीछे से आके टकराया. टकराने के बाद क्या होगा? आगे वाला स्पीड में जाएगा, पीछे वाला आराम से आएगा फिर. ओके सो व्हाट विल हैपन आफ्टर कॉलिजन? दिस इज बिफोर कॉलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कॉलिजन, एंड आफ्टर कॉलिजन व्हाट हैपेंस? इसका एक स्पीड है, इसका एक स्पीड रहेगा. ओके इन दोनों के बीच में अभी इस बार क्या है? v2 ग्रेटर देन v1 है. पिछली बार कैसा था? u1 was greater than u2. in this case v1 will be less than v2. that means सेकेंड बॉडी का स्पीड जो है फर्स्ट बॉडी से ज्यादा होगा. तो इन दोनों के बीच में देयर विल बी अ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन. रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगा? देखो पिछली बार u1 माइनस u2 लिखा है, यहां पर भी v1 माइनस v2 लिखना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं कि v1 माइनस v2 में v2 बड़ा और v1 छोटा है. इसी वजह से मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ v1 माइनस v2 लिखूंगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दी इस बार सेपरेट हो रही है, पिछली बार अप्रोच हो रही थी, इस बार सेपरेट हो रही थी. तो ये इंडिकेट करने के लिए यहां पर एक नेगेटिव साइन में डालूंगा. सो कुछ ना कुछ तो एक रिलेटिव स्पीड होता ही है. इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? जितने स्पीड से उसने अप्रोच किया उतने ही स्पीड से वो दूर जाएगी. जैसे कि यहां पर लेट मी से the relative speed of approach will be equal to relative speed of separation. तो यहां पर मैंने दो एक्सप्रेशंस की बात की है. दो एक्सप्रेशंस कौन से हैं? सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है. दैट मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड द सेकंड बॉडी. मतलब चलो मैं ऐसे लिख लेता हूं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी बिफोर कॉलिजन. इन दोनों का सम जितना था बिफोर कॉलिजन उतना ही होगा आफ्टर कॉलिजन. दैट मींस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. आफ्टर कॉलिजन का एक्सप्रेशन है ये. दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन जो यहां से आया है हमारे पास. अब सेकंड पॉइंट से जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, उसको मैं सेकंड एक्सप्रेशन लिखता हूं. यहां पर क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच. अप्रोच के लिए क्या था? u1 माइनस u2 था, विल बी इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, दैट इज माइनस ऑफ v1 माइनस v2. सो इन दोनों को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 करके हम लोग लिख सकते हैं. इसको चाहिए तो एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. ये v2 माइनस v1 को अगर नीचे लेके आऊंगा, या फिर ठीक है v2 माइनस v1 को मैं ऐसे ही रखता हूं. u1 माइनस u2 को अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो इसका फ्रैक्शन जो है ना, वो फ्रैक्शन हो जाएगा इक्वल टू 1. ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, यू मस्ट अंडरस्टैंड. ओके
सो हेड ऑन कॉलिजन के बारे में बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन क्या क्या होता है ये मैंने दिखाया। सी बेसिकली ड्यूरिंग कॉलिजन एक और चीज आप ध्यान में देना, ये जब टकराते हैं फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को एक फोर्स देता है एंड उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सेकंड बॉडी फर्स्ट वन को भी देता है। सो अगर फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी को कुछ तो भी फोर्स दिया, लेट मी से दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकंड बॉडी ड्यू टू द फर्स्ट बॉडी, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन उल्टा भी मिलता है, दिस विल बी F12। दैट मीन्स फर्स्ट बॉडी भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगी बिकॉज ऑफ सेकंड बॉडी। ओके, ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखना, ये आपस में फोर्स देंगे, इसी वजह से फर्स्ट बॉडी का भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, सेकंड बॉडी का भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलिजन हम लोग ने देख लिया। सेकंड टाइप ऑफ कॉलिजन देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बुलाते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन, उसको बुलाते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। अब ये इन इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या, सी इलास्टिक कॉलिजन का खास बात क्या था, एनर्जी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन हमेशा सेम होता है, एनर्जी कंजर्व होती है। इन इलास्टिक कॉलिजन उसका एकदम उल्टा, एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ओके, दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ लॉस of energy during collision। हमेशा ही एक लॉस ऑफ एनर्जी होता है ड्यूरिंग कॉलिजन, ये होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर का जो भी वैल्यू रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए, देयर इज ऑलवेज अ लॉस। दूसरा पॉइंट, अभी लॉस ऐसी पिछली बार कैसा था, कोई लॉस नहीं था, इसी वजह से जितने स्पीड से अप्रोच करती थी उतनी स्पीड से वो दूर जा सकती थी। लेकिन इस बार क्या एक लॉस है, तो नजदीक आता है ज्यादा स्पीड में आएगी, ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा एनर्जी, दूर जाता है कंपैरेटिवली कम स्पीड में जाएगी बिकॉज उसका एनर्जी थोड़ा लॉस हो गया, तो उसके अंदर जो है कम एनर्जी बचा है, कम एनर्जी की वजह से थोड़ा आराम से दूर जाएगी। सो आई कैन से दैट रिलेटिव speed of approach is greater than relative speed of separation। relative speed of approach तो आप जानते हो कि उसको मैं u1 माइनस u2 से डिनोट कर सकता हूं। दिस विल बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ v1 माइनस v2। माइनस ऑफ v1 माइनस v2 मतलब क्या है आप तो जानते ही हो, इट इज नथिंग बट v2 माइनस v1, ये हो जाएगा u1 माइनस u2। एक काम करते हैं, u1 माइनस u2 को नीचे लेके आता है, यहां पर क्या बचेगा, 1 इज ग्रेटर देन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, दिस u1 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज लेस देन 1। ओके, लेस देन 1 करके बोल सकते हैं हम लोग। पिछली बार इक्वल टू 1 था, इस बार लेस देन 1 है। ये इक्वल टू, लेस देन, इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल ये रहा आपका इन इलास्टिक कॉलिजन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सो माय डियर चिल्ड्रन, अभी आगे बढ़ते हैं कॉलिजन के बारे में, इन डिटेल थोड़ा और चीजें सीखते हैं। अब तक हम लोग ने क्या सीखा, बेसिक्स ऑफ कॉलिजन के बारे में सीखा। अब थोड़ा डिटेल में सीखेंगे कि कॉलिजन के बाद उनके वेलोसिटीज के वैल्यू क्या होते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं इलास्टिक कॉलिजन का। सो यहां पर इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहा हूं मैं, या फिर ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, मैं नया हेडिंग ही बना देता हूं उसके लिए। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के बाद उसका वेलोसिटी कितना होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। अब कंसिडर करते हैं दो बॉडीज, जैसे कि आपको पता है दो बॉडीज ये रहा, बिफोर बी सी स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन मान लीजिए इसका स्पीड जो है वो u1 है एंड इसका स्पीड जो है वो u2 है। एंड इस केस में मान लेता हूं कि भाई u1 का वैल्यू जो है वो u2 से ग्रेटर होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वरना टकराएंगे कैसे, है कि नहीं। एंड देन ड्यूरिंग कॉलिजन, DC मतलब ड्यूरिंग कॉलिजन। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या हो रही है, ये दोनों कोलाइड हो रही है, इसने उसको कुछ तो भी फोर्स दिया जिसको मैं F21 बुलाऊंगा एंड रिटर्न उसको भी उतना ही फोर्स मिला F12।
फिर क्या होगा आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, इसके पास एक नया वेलोसिटी, दूसरे वाले के पास भी एक नया वेलोसिटी, एंड ऑब्वियसली बात है इस केस में क्या होती है, v2 ग्रेटर देन v1 होता है। ठीक है, अब यहां पर इतना बेसिक्स तो हम लोग ने जान ही लिया, एंड इस पॉइंट पे आप तो एक चीज तो जानते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से इक्वल होता है इलास्टिक कॉलिजन में। सो इन इलास्टिक कॉलिजन वी नो दैट u1 माइनस u2, इसको मैं लिखूंगा v नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये चीज तो आप जानते ही हो। इसके सपोर्ट पे मैं काम करता हूं, हमें क्या फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटीज। तो एक काम करता हूं, इसमें से v2 निकाल लेता हूं, भाई v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये हो जाएगा v2 का एक्सप्रेशन। फिर v1 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं यार, v1 विल बी इक्वल टू u2 माइनस u1 प्लस v2, हो गया मेरा काम। मैं बोलूंगा अरे इतना चिंदी, आप बोलोगे इतना चिंदी यार सर, इसके लिए सर ने इतना मेहनत किया क्या सर, आप भी इतना सिंपल था ये ना, इतना सिंपल नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि यहां पर आपने v2 का एक्सप्रेशन जरूर निकाला है। सी व्हेन यू से यू डोंट नो फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन, आपको दोनों का वैल्यू नहीं पता है, भूलना मत। आपके v2 के एक्सप्रेशन में v1 है, आपको v1 तो पता ही नहीं है, एंड आपके v1 के एक्सप्रेशन में v2 है, आपको v2 भी नहीं पता है। सो इन शॉर्ट आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड ऐसे भी मत बोलना सर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। बेटा वो दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, सेम ही इक्वेशन को दो अलग अलग तरीके से लिखा है मैंने। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए भी दो अलग अलग इक्वेशंस लगते हैं, तब जाके हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट ये हमारा काम नहीं पूरा कर सकता है। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड सम अदर वे, जहां पर v2 है LHS में तो RHS में v1 नहीं होगा। दैट मीन्स v1 को उड़ाना है। लेट्स थिंक, सोचेंगे अब क्या होता है। सी कॉलिजन इलास्टिक हो या नहीं हो, कुछ भी हो, हमने एक लॉ सीखा है जो हर केस में ट्रू होता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बारे में सीखा है हम लोग ने, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखा है हम लोगों ने। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां पर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, LOCOM करके शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया उसको। सो वहां पर मैं जानता हूं कि भाई इनिशियल मोमेंटम दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 will be equal to final momentum that is m1 v1 plus m2 v2। मतलब कोई भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है। ये कब होता है, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अवेलेबल नहीं होते। अब यहां पर जब कॉलिजन हो रही थी तो पूरे थ्रू आउट द कॉलिजन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हुआ। ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो इंटरनली फोर्स है, आपस में दिया हुआ फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं है। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती तो उस सिस्टम का मोमेंटम जो होती है हमेशा ही कंजर्व होती है, वो इलास्टिक हो या ना हो। हम लोग ने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखा उसमें कोई कंडीशन नहीं सीखा था कि भाई वो इलास्टिक में होती है नॉन इलास्टिक में नहीं होती है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। दैट मीन्स क्या, कोई भी सिचुएशन पे दिस कैन बी एप्लीकेबल। ओके, ये रहा हमारे सामने एक एक्सप्रेशन। एक काम करता हूं मैं, इसमें से v2 का सब्स्टिट्यूशन उठा के वहां पर डाल के देखता हूं। सो अगर ये सी यहां पर भी v1 और v2 दोनों है, एक काम करता हूं इसमें से v2 को उठा के इधर डाल दिया तो v2 तो गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर, सिर्फ v1 बचेगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मैं v1 का वैल्यू निकाल सकूंगा। ओके, लेट्स ट्राई। सो यहां पर v2 की जगह पे डाल देता हूं। सो दिस विल बी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। v2 की जगह पे क्या डालना है, u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो m2 u2 प्लस m2 v1। इतने टर्म्स बन गए। अब क्या करना है, v1 को आइसोलेट करना, बाकी सबको एक तरफ लेके आना है। m1 प्लस m2, v1 को कॉमन निकाल के यहां पर लिख लेता हूं m1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू क्या क्या है यहां पर, m1 u1 m2 u2। ठीक है, m1 u1 लिख लेता पहले, m1 u1 प्लस m2 u2 यहां पर भी है ना, माइनस m2 u2 को यहां पर लेके आएंगे तो प्लस m2 u2 हो जाएगा। ये m2 u2 और उधर से आने वाले m2 u2 दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स m2 u2। फिर ये वाले टर्म को भी इस तरफ लेके आता हूं, ये हो जाएगा माइनस m2 u1। अब एक काम करता हूं, u1 के टर्म्स को कॉमन निकालता हूं, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 टाइम्स m2 u2। यहां पर क्या है, m1 प्लस m2 v1। मुझे क्या चाहिए, बेसिकली सिर्फ v1 ही तो चाहिए ना। एक काम करता हूं, ये पूरे टर्म को नीचे लेके आ जाता हूं, तो इसके पूरे के डिनोमिनेटर में जो है ना, एक काम करता हूं एलसीएम निकाल, मतलब डिनोमिनेटर को तोड़ देता हूं, इसको भी दे देता हूं, उसको भी दे देता हूं। ये हो जाएगा m1 प्लस m2 नीचे, इसके नीचे भी आ जाएगा, एंड इसके भी नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2।
सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। यहां पर अगर आप देखेंगे मास है, u1 है, मास और u1 ही है एक्चुअली, m1 u1 और m2 u2 ये दो चीजें ही है। दैट मींस फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी दोनों के मास और इनिशियल वेलोसिटीज ही है। फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। सी भाई, कॉलिजन होने के पहले उसका मास क्या है, उसका वेलोसिटी है, ये तो आपको पता ही होगा। कॉलिजन होने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये रहा आपके सामने। फर्स्ट बॉडी का निकाल दिया। सर फर्स्ट बॉडी का कैसे निकाला हम लोग ने? हमने क्या किया, v2 को सब्स्टिट्यूट किया इस एक्सप्रेशन से, तब जाके फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी मिल गया। अब क्या करेंगे, v1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम इक्वेशन में, तब जाके सेकंड बॉडी का भी वेलोसिटी मिल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं अगेन। ओके, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। इस बार मैं v1 को सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां से। चलो लिखता हूं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 के जगह पे लिखूंगा u2 माइनस u1 प्लस v2। सो ये रहा m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m1 v2। देन उसके बाद ये वाला प्लस m2 v2। अब एक काम करते हैं भाई, v2 वाले टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। यहां पर लिखूंगा मैं m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या क्या है, m1 u1, यहां पर भी m1 u1 है, यहां पर भी m1 u1 है। ये माइनस m1 u1 यहां पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, प्लस यहां पर क्या क्या है, m2 u2। देन यहां से हम लोग ये इसको भी लेके आएंगे उस तरफ, माइनस m1 u2। अब चलो कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर आएगा 2 टाइम्स m1 u1 जो है वैसे के वैसे ही रहेगा, प्लस यहां पर रहेगा m2 माइनस m1 u2। ये जो v2 है, v2 के साइड वाले जो मास है इसको नीचे लेके आते हैं तो इसके भी नीचे आएगा m1 प्लस m2 एंड देन इसके भी नीचे आएगा m1 प्लस m2। This will be the velocity of the second body after elastic collision. So I believe I'm very much clear. So elastic collision दिखाई दिए तो आप या तो बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद अगर आप रखेंगे तो डायरेक्टली आप उसको यूज भी कर सकते हो। इसको याद रखने का सिंपल टेक्निक है, सी 1 अगर फाइंड करना है तो 1 के साथ सब्ट्रैक्शन रहेगा, दूसरे के साथ 2 रहेगा, इतना ध्यान में रखना। 1 के लिए 1 के साथ सब्ट्रैक्शन रहेगा, 2 के लिए 2 के साथ सब्ट्रैक्शन रहेगा। ओके, सो 1 के केस में m1 माइनस m2 रहेगा, 2 के केस में m2 माइनस m1 रहेगा। सो जो इधर फाइंड करना है उसी को पहले लिखना है अपने को। ओके, एंड जब LHS में सब्ट्रैक्शन रहेगा तब RHS में पक्का, मतलब प्लस साइन के LHS में अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो प्लस साइन के RHS में पक्का डबल रहेगा, ट्वाइस रहेगा। तो RHS में क्या है, 2 है तो ट्वाइस भी m2 ही रहेगा। LHS में अगर 2 आएगा तो ट्वाइस भी m1 का रहेगा। तो ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग पूरा का पूरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इजीली याद रख सकते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। So my dear children, after learning about elastic collision, हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। So सी सिमिलर कंडीशन हम लोग यूज करने वाले, वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर इन इलास्टिक कॉलिजन हमें सीखना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो पिछली बार कैसे था, इलास्टिक कॉलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन दोनों सेम थे, बट इन इलास्टिक में वो लोग सेम नहीं है, उनका जो रेशियो है लेस देन 1 है, इफ यू रिमेंबर। सो लेस देन 1 है उनका रेशियो, दैट मीन्स उनका रेशियो का कुछ तो वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू 1, विच इज बेसिकली अननोन फॉर अस राइट नाउ, है कि नहीं। तो इट कैन बी 0.5, इट कैन बी 0.2, इट कैन बी 0.8, इट कैन बी एनीथिंग, एनी वैल्यू लेस देन 1। सो दैट मीन्स दैट रेशियो इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बीच का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उस रेशियो को एक नाम से बुलाया जाता है, वो क्वांटिटी, वो नाम मैं आपके सामने पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, उसके बाद मैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन प्रूव करवाना चाहता हूं। सो दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड as coefficient of restitution. We call that quantity as coefficient of restitution. इसको डिनोट करते हैं स्मॉल e से। अब यहां पर ये coefficient of restitution क्या है, उसका डेफिनेशन ही ऐसा है, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन to the relative velocity of approach, okay, connected to a collision. So एक set of collision के लिए एक ही value of coefficient of restitution होगा. So it is relative separation to relative velocity of approach. Now relative velocity of separation is v2 minus v1. जैसे कि आप जानते हो, अगर ये v2 minus v1 रहेगा तो अप्रोच के लिए क्या होगा, u1 minus u2, ये तो आप जानते ही हो।
ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक्सप्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसे कि आप जानते हो, अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, ओके, फॉर इलास्टिक कोलिजन, आप तो जानते हो कि इलास्टिक कोलिजन के लिए अप्रोच और सेपरेशन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहता है, तो इसी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में आप तो जानते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू अप्रोच, तो इन दोनों के बीच में जो होता है न्यूमरेटर छोटा होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, देयरफॉर E का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ओके, इतना दिमाग में रख लेना। सो आई बिलीव दिस इज क्लियर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, पॉज करो वीडियो एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोगों का हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। विल ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन। यहां पर बिफोर कोलिजन का कंडीशन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन का कंडीशन सेम टू सेम मेंटेन रहेगा। यहां पर जो होती है रेशियो, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। इसमें से पिछली बार क्या किया था? V2 का सब्स्टिट्यूशन, V1 का सब्स्टिट्यूशन तैयार किया, वैसे यहां पर भी सेम टू सेम तैयार करना होगा हमें। सो दिस विल गिव यू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस E टाइम्स U2। इसमें से अगर मैं V2 निकालूंगा, इट विल बी EU1 माइनस EU2 प्लस V1। सिमिलरली V1 निकालूंगा तो इट विल बी EU2 माइनस EU1 प्लस V2। तैयार करके रखो। फिर क्या किया था पिछली बार? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। उसके बाद क्या किया? V2 को यहां सब्स्टिट्यूट किया, V1 निकाला, फिर V1 को सब्स्टिट्यूट करके V2 निकाला। वापस सेम स्टोरी रिपीट करना है आपको। सो V2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2। V2 की जगह पे क्या डालना है? EU1 माइनस EU2 प्लस V1। सो EU1 माइनस m2 EU2 प्लस m2v1। अब इसमें क्या करना है? V1 के टर्म्स को अकेला करना है। ये रहा कर रहा हूं मैं, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय V1। फिर उसके बाद क्या क्या बचेगा हमारे पास? m1u1 प्लस m2u2, फिर यहां से लेके आएंगे एक एक करके, प्लस m2eu2, ये उधर जाएगा, माइनस m2eu1। अब चलो यहां पर कॉमन निकालते हैं। u1 वाले टर्म्स को एक साथ, u2 वाले टर्म्स को एक साथ लेते हैं। यहां पर आ जाएगा m1 माइनस em2, ब्रैकेट के बाहर आएगा u1 प्लस यहां पर m2u2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस ई। अब क्या करना है? यहां पर क्या था? m1 प्लस m2 था, इसको नीचे लेके आ जाइए। यहां पर आएगा अपॉन m1 प्लस m2, यहां पर भी आएगा अपॉन m1 प्लस m2। ये होगा आपका एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v1। अगेन वापस सेम चीज रिपीट करना है आपको। इस बार v1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, m1 v1 की जगह पे लिखूंगा eu2 माइनस eu1 प्लस v2। सो eu2 माइनस m1 eu1 प्लस m1 v2 प्लस m2 v2। अब v2 के टर्म्स को एक साथ रखता हूं मैं, दैट विल गिव मी m1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या क्या है भाई? m1 u1 है ना, देन यहां से भी u1 वाले टर्म को इधर लेके आता हूं, प्लस m1 eu1, फिर m2 u2, फिर यहां से u2 वाले टर्म को उधर लेके जाता हूं, माइनस m1 eu2। अब कॉमन निकालते भाई, यहां पर आएगा 1 प्लस ई, m1 u1 प्लस
m2 माइनस ई m1 u2। बाकी तो आप जानते ही हो, इसको नीचे लेके आना, यहां पर आएगा m1 प्लस m2, यहां पर भी आएगा m1 प्लस m2। दैट्स इट, हो गया मेरा आंसर। ओके, सो यहां पर देखो इलास्टिक कोलिजन में जैसा एक्सप्रेशन था सिमिलर एक्सप्रेशन नहीं है। सो इलास्टिक कोलिजन में इफ यू रिमेंबर 1 के लिए सब्ट्रैक्शन था, 2 के लिए 2 के इधर सब्ट्रैक्शन था। यहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज है, सेकंड टर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपको ई डालना है, बाकी सब कुछ सेम है। इधर सेकंड टर्म, इधर भी सेकंड टर्म में आपको ई डालना है। इधर 1 माइनस 2, इधर 2 माइनस 1, वो उधर भी वैसे ही था। फिर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दूसरे तरफ क्या था, इधर 1 प्लस ई की जगह पे 2 था, तो वहां पर जो 2 है ना, वो 2 को रिप्लेस करना है 1 प्लस ई से, बस 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, बात खत्म। That's it. I believe I'm very much clear. So, my dear children, I request you guys to please pause the video and make a note of all these things. सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया होगा। सो अब तक हम लोग ने क्या देखा, इन इलास्टिक कोलिजन के टाइम पे वेलोसिटीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग ने सीख लिया है। अब आगे हम लोग सीखेंगे एक और छोटा सा टर्म। अभी क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन है भाई, इसका मतलब क्या होता है, साफ साफ इसका मतलब एक ही होता है कि भाई एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है इन इलास्टिक कोलिजन में। अब किसी ने अगर सवाल पूछा कि एनर्जी कितना लॉस होता है, वो कैसे निकालेंगे, वो चलो देखते हैं। सो लॉस ऑफ एनर्जी, इन इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है, लॉस है ये हमें पता है, इसलिए मैं पहले ही नेगेटिव साइन डाल देता हूं। बेसिकली क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो यहां पर मुझे लॉस है, मुझे पता है, इसी वजह से मैंने नेगेटिव साइन डाला, अदरवाइज मैं नेगेटिव साइन नहीं डालता था। सो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ के आई माइनस के एफ, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से ये दोनों उल्टा हो जाएंगे। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये तो आप जानते ही हो कि फर्स्ट बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसका, फर्स्ट वन का। अब सेकंड वन का देखते हैं। सेकंड वन का लाइक फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने यहां पर लिख लिया। अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखने की कोशिश करना तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इतना आपको लिखना है। इसमें आप v1 का एक्सप्रेशन याद, v1 का एक्सप्रेशन तो अभी आपको पता ही है, जस्ट अभी हम लोग ने डिराइव किया। इट इज बेसिकली m1 माइनस em2, ऐसा बड़ा सा एक एक्सप्रेशन है। सो वो बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, v1 के जगह पे उसको स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है, उसके अंदर के ब्रैकेट को भी होल स्क्वायर करना है, देन मतलब इस तरह सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली आपको v2 का भी एक्सप्रेशन आपको पता है, आपने अभी निकाला है, उसका लाइक m2 u2 या m1 u1 1 प्लस e, ऐसा चलता है एक्सप्रेशन उसका। सो बेसिकली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है यहां पर। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालो, तोड़ते जाओ, बहुत बड़े एक्सप्रेशंस होंगे, फिर बहुत सारे कैंसिलेशंस होंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। सो बेसिकली बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपको पता है वही चीज यहां पर रिपीट करना है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। मैं बोलूंगा अगर आपको पता है कि भाई क्या ऑपरेशन करना है तो इतना मेहनत क्यों करना है। वैसे भी एंट्रेंस लेवल पे जब हम सीखेंगे तो एंट्रेंस लेवल पे फॉर्मूले से मतलब होता है, फॉर्मूला कैसे डिराइव किया उसका अंडरस्टैंडिंग जरूर होना चाहिए, बट वो डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है एंट्रेंस में। इसी वजह से मैं बोलूंगा आप डायरेक्टली फॉर्मूला दिमाग में रखो। इवन स्टेट लेवल जो पढ़ते हैं बच्चे लोग, उनको टेक्स्ट बुक में भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। सो मैं बोलूंगा मैं आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला दे देता हूँ। फॉर्मूला भी आपको ना एकदम इजिली याद रखने के तरीके से दे देता हूँ। सी काइनेटिक एनर्जी का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ, एक काम करता हूं यहां पर भी लॉस के लिए मैं, so for the loss I'll write half instead of m, what I'm going to write mu। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल लाइक स्मॉल l को 2 बार लिखा कर्सिव राइटिंग में, या फिर कर्सिव राइटिंग में कैपिटल U जो लिखा है, ये जो सिंबल है इसको बुलाते हैं म्यू, mu। ओके, m के जगह पे यहाँ पर म्यू लिखना है। v जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है स्क्वायर। सो हाफ m v स्क्वायर की जगह पे हाफ म्यू u रिलेटिव स्क्वायर लिखना, एंड उसके बाद एक एक्स्ट्रा टर्म डाल देना, दैट इज 1 माइनस e स्क्वायर का एक एक्स्ट्रा टर्म डाल दीजिए, बात खत्म। दिस इज योर आंसर फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर ये जो म्यू है, ये म्यू क्या है बेसिकली ये बताता हूं मैं आपको। म्यू इज बेसिकली m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड u रिलेटिव जो है वो तो आपको पता ही है, u रिलेटिव मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज u1 माइनस u2। बात खत्म, सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट्स योर आंसर। सो इसको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फॉर्मूला अगर एक्सपांड करने की आप कोशिश करें
तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, हाफ म्यू की जगह पे क्या लिखना है, ये वाला टर्म, दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। u रिलेटिव की जगह पे मैं लिखूंगा u1 माइनस u2 स्क्वायर, यहां पर लिखूंगा 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर आंसर। सो ये होगा आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जब भी आप लोग इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। आई होप यू आर क्लियर। ओके, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के अलावा अभी आप तो जानते हो कि यहां पर हम लोग बेसिकली मोमेंटम, हर एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है आफ्टर कोलिजन, दैट इज कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है एंड सेकंड बॉडी का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, राइट। सो ये मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है दैट मींस वहां पर एक इंपल्स जरूर एक्ट होता होगा। चलो वो इंपल्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सो इंपल्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। अब इसी इंपल्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, चलो फर्स्ट बॉडी की अगर बात करें, इंपल्स का एक्सप्रेशन होता है चेंज इन मोमेंटम। अब फर्स्ट बॉडी का जो इंपल्स है सेकंड बॉडी में भी उतना ही इंपल्स होता है, ऐसा मैं बोलूंगा। क्यों पता है? क्योंकि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। आप तो जानते हो कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम कांस्टेंट होता है। पूरे सिस्टम का मोमेंटम अगर कांस्टेंट मेंटेन करना है, पहले वाले का दैट मींस फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम अगर 5 से कम हुआ, मतलब सेकंड बॉडी का मोमेंटम क्या होना चाहिए, 5 से बढ़ना चाहिए, तब जाके ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, सेम टू सेम मेंटेन होगा। दैट मींस पहले वाले का मोमेंटम जितना चेंज हुआ रहेगा, दूसरे वाले का मोमेंटम भी मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही चेंज हुआ रहेगा, हाँ विद नेगेटिव साइन, मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए एक नेगेटिव साइन आपको बताना होगा। सो फर्स्ट वन बोले या सेकंड वन बोले, इट डजंट मैटर, दोनों के लिए सेम ही होता है। अब मोमेंटम, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिखो m2 v2, मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, या फिर आप लिखो m2 v2 माइनस m2 u2। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाएगा तो दोनों में से कोई भी आप लिखो, इट डजंट मैटर, दोनों सेम ही रहेगा। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है, फर्स्ट वाला यूज करो या सेकंड वाला यूज करो, v1 का जो बड़ा सा फॉर्मूला है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करके आपको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। आंसर निकालने के बाद एंड में क्या आएगा वो मैं आपको एक काम कर देता हूं। पिछली बार क्या किया हम लोग ने, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, फॉर्मूला दिमाग में रख लेंगे। सो यहां पर भी वही करता हूं। सी बेसिकली क्या, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा m1 को कॉमन निकालने के बाद क्या लिख सकता हूं, यहां पर v1 माइनस u1। सिमिलरली यहां पर भी मैं काम करता हूं, m2 को कॉमन निकालता हूं, ये हो जाएगा v2 माइनस u2। सो यही लॉजिक दिमाग में रखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ये लॉजिक। सो यहां पर इंपल्स का एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं, मास के जगह पे मैं लिखूंगा म्यू, जैसे पिछली बार लिखा था। यहां पर वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन है तो यहां पर मैं लिखूंगा उसके जगह पे u रिलेटिव लिखूंगा, ऑब्वियसली मॉड के साथ, क्योंकि मुझे सी साइन इज बेसिकली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। जो फर्स्ट बॉडी के लिए पॉजिटिव रहेगा तो सेकंड बॉडी के लिए नेगेटिव रहेगा, एज सिंपल एज दैट। सो हाल फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, बाकी डायरेक्शन एंड ऑल के बारे में हम लोग बाद में देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड एक बार पता चल गया तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो मास इनटू वेलोसिटी का यहाँ पर एक्सप्रेशन रहेगा, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म डालना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस ई, बस उतना डाल दीजिए। पिछली बार जो एक्स्ट्रा टर्म डाला था दैट वाज 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस ई करके एक्स्ट्रा टर्म डाल दीजिए, बात खत्म आपका। अब बस सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इज बेसिकली योर आंसर, वेयर म्यू इज व्हाट यू नो वेरी वेल एंड यू रिलेटिव इज व्हाट यू नो वेरी वेल। सो जे का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u रिलेटिव के जगह पे लिखूंगा u1 माइनस u2। हम लोग यहाँ पर मॉड की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसके ऊपर मॉड डाला है। सो एंड उसके बाद 1 प्लस ई फाइनली, एंड हियर इज योर आंसर। सो ये रहा, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया एंड इंपल्स के बारे में भी डिस्कस किया। ओके, आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर बाई चांस उन्होंने बोला दो बॉडीज दोनों जो कोलाइड होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, ओके, दैट इज E इज इक्वल टू 1 वाला कंडीशन बोल रहा हूं, उस टाइम पर अगर जब दोनों कोलाइड होती है, आप देख लेना ये v1 का एक्सप्रेशन क्या है भाई, इट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये है ना। अब एक कंडीशन ये v1 के लिए है, ये इस कंडीशन में m1 और m2 का वैल्यू अगर दोनों सेम वैल्यू है
अगर दोनों सेम वैल्यू है तो जस्ट डाल के देख लीजिए m1 और m2 का वैल्यू अगर सेम रहेगा, यहाँ पर ये दोनों जीरो मतलब ये पूरी तरह से कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2m, यहाँ पर बचेगा 2m कैंसिल हो गए, यहाँ पर आपके पास मिलेगा v1 इज इक्वल टू u2। सिमिलरली v2 का एक्सप्रेशन क्या है, इट इज 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2। तो इसमें अगेन m1 और m2 दोनों का वैल्यू सेम डाल दीजिए, यहां पर ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यहां पर 2m दोनों कैंसिल होकर यहां पर मिलेगा अपने को v2 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाले का फाइनल स्पीड सेकंड वाले का इनिशियल स्पीड था, सेकंड वाले का फाइनल स्पीड फर्स्ट वाले का इनिशियल स्पीड था। मतलब इनिशियली अगर ये u1 से ट्रैवल कर रही है, ये u2 से ट्रैवल कर रही है, ओके, आफ्टर कॉलिजन जब ये ट्रैवल करेगी, दिस इज बिफोर कॉलिजन, दिस वन विल बी आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन जब ये ट्रैवल करेगी, इसका जो फाइनल स्पीड रहेगा वो सेकंड वाले का इनिशियल स्पीड हो जाएगा, दैट मींस इसका जो स्पीड है ना वो इसके पास चला जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले का फाइनल स्पीड क्या होगा, वो फर्स्ट वाले का इनिशियल स्पीड हो जाएगा, इसका स्पीड इसको चला जाएगा। इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में सेम मास यूज करेंगे तो क्या होता है, वेलोसिटीज एक्सचेंज होते हैं। ये प्रॉपर्टी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको तो जनरल फॉर्मूला तो पता ही है, मैंने आपको प्रॉपर्टी इसलिए बताया है कि एंट्रेंस में अगर ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो हम लोग आप विदाउट कोई टाइम वेस्ट करें आप इसका आंसर क्विकली निकाल सकते हैं, इसी वजह से मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया। ओके, सो आई बिलीव आज का लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहा होगा। प्लीज वीडियो पॉज करके ये पहले नोट डाउन कर लीजिए। आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। तो आज के लेक्चर में, अभी के जो लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या सीखा है, इनफैक्ट हम लोग ने एवरीथिंग अबाउट हेड ऑन कॉलिजन सीख लिया, लिटरली एवरीथिंग, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर है। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, उसका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसके कंडीशंस क्या है, इनइलास्टिक कॉलिजन होता है मतलब उसके टाइप्स जो है, इनइलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, जे कैसे निकालते हैं, इंपल्स कैसे निकालते हैं, उसके अंदर भी परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग ने इस वीडियो में सीखे हैं। सो आई बिलीव आज का लेक्चर काफी फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए। दिस इज जितिन सर, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा विद अ न्यू टॉपिक, टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टेक केयर, बाय बाय।